अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के हवाले से एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन को मैं टच करूंगा और आपको वो एरियाज बताऊंगा कि जहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन वगैरह आने के। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर मैं बात करता हूं लेटेस्ट जॉब्स अलर्ट्स की, उनमें अप्लाई कैसे करना है और उनकी तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाते हैं और मैं स्किल बेस्ड कोर्सेज आपके साथ शेयर करता रहता हूं ताकि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें और अपने लिए अर्निंग का एक सोर्स बना सकें। सो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की जानिब और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की। दोस्तों, इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस आपसे शेयर किया था, इसमें मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के जो दो पोर्शन दिए हुए हैं सिलेबस में, कंपोजिशन एंड कम्प्रीहेंशन, इसकी बात करूंगा कि कंपोजिशन में कौन से पार्ट्स होंगे और कम्प्रीहेंशन किसको कहते हैं और इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्प्रीहेंशन की। कम्प्रीहेंशन दोस्तों हमारे पास वो पार्ट होता है इंग्लिश में, अगर हम सीएसएस की बात करें या पीएमएस की बात करें तो वहाँ पर एक ब्रॉड मानों में ये कम्प्रीहेंशन ली जाती है, जिसके अंदर आपके प्रेसी होती है, आपकी ऐसे आ जाता है ट्रांसलेशन वगैरह, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन चूंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार का जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, इसमें आपको क्वेश्चंस होते हैं और नीचे 4 चॉइसेस दिए होते हैं जिनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इस केस में हमारे में क्या नाम है, प्रेसी और ऐसे तो नहीं आएंगे, ना ही इसमें ट्रांसलेशन के कोई चांसेस हैं। एमसीक्यूज बेस्ड इस तरह होंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में, उसको आपने पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसको एनालिसिस के बाद उसका कंप्लीट एनालाइज करने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और उनके आंसर 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपने उनमें से जो बेस्ट सूटेबल आंसर है, जो कि आपको पैराग्राफ अगर आप गौर से पढ़ेंगे और उसकी आपको कंप्लीट समझ लगेगी तो आप उसका आंसर करेक्टली दे पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और एट द एंड में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि इस पैराग्राफ को सूटेबल टाइटल आप दे दें। ठीक हो गया? तो ओवरऑल इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा। कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में सिर्फ एक चीज मेजर आएगी और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन का जो सेक्शन है वो ग्रामर का सेक्शन होता है और जिसके अंदर 7-8 चीजों में मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रामर के सेक्शन में इंटोनियम, सिनोनियम और यानी जो वर्ड सब्स्टिट्यूट है, वोकैबुलरी का सेक्शन वो होगा 10 से 15 मार्क्स का सेक्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि सिनोनियम या वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसका सेम मीनिंग है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि मतबादिल अल्फाज और सिनोनियम का मतलब होता है मुतरादिफ अल्फाज। आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा या इसका सिनोनियम क्या होगा, तो आपने करेक्ट जो सिनोनियम, जो उसके करीब तरीन वर्ड हम मानी लफ्ज बन रहा है, आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा इंटोनियम्स की अगर हम बात करें, इंटोनियम मुतज़ाद अल्फाज को कहते हैं। इसमें भी आपको एक वर्ड दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि इसका इंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, तो आपने करेक्ट ऑपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है कंपोजिशन के सेक्शन में, वो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा कि 7, 8, 9 या 10 पार्ट्स होते हैं स्पीच के, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इस तरह के मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल है। तो इनको आपने देख लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 इनको मैं आपके साथ शेयर करूं और इसको हम डिस्कस करें डिटेल से। लेकिन सरसरी मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पेशली प्रेपोजिशन, इसका करेक्ट यूज आपने लाजमी देखना है। तो ये चीजें होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, नेक्स्ट नरेशन से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड होंगे, मतलब या आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया जा सकता है और
उसके नीचे जो ऑप्शन होंगे उनमें इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट इनमें से कौन सा होगा। सो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से आ सकते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिए गए होंगे और नीचे कोई उसका पैसिव वॉइस आपको चूज करना होगा, या पैसिव वॉइस दिया हो सकता है और आपको एक्टिव वॉइस उसका बताना होगा। दोस्तों इसके अलावा इडियम्स का आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर सेंटेंस में कोई इडियम यूज किया हो सकता है और नीचे ऑप्शन में उसके मीनिंग्स होंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो आप जो उसका मीनिंग बन रहा होगा इडियम्स का वो आपने सेलेक्ट करना होगा। या सेंटेंस दिया जा सकता है और उसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ी जा सकती है, नीचे आप इडियम्स दिए होंगे और आपने करेक्ट इडियम सेलेक्ट करना होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड जैसे कि मतलब सेम उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड की, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो चेंज होते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ वर्ड जिस तरह के एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, या इस तरह ब्राइडल और ब्राइडल, इस तरह दो वर्ड्स हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो इस तरह के वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनके मतलब क्या है, और या एग्जैक्ट जो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकते हैं इनके। सो ये चीज़ें आ सकती हैं। और इसके बाद दोस्तों पंक्चुएशंस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। मतलब एक सेंटेंस दिया होगा उसमें पंक्चुएशन रॉन्ग जगह पे लगाई होगी, या आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स कौन सी इसमें यूज होगी। कोई स्पेसिफाइड जगह कोई स्पेसिफाई की हो सकती है कि यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल्स को आपने देख लेना है। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ए एन बी, ठीक हो गए, 3 टाइप्स के, और आपने उसका यूसेज देख लेना है। इसके बाद दोस्तों टेंसेस के बारे में आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई सेंटेंस दिया होगा और आपसे मतलब वर्ब उसमें रॉन्ग यूज की होगी, ठीक है, और नीचे आपको करेक्ट वर्ब सिलेक्ट करनी होगी, ठीक हो गया। तो यह आपसे मतलब डिफरेंट किसी भी तरह से टेंस के हवाले से क्वेश्चंस हो सकते हैं, या उनकी अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट डिसअरेंज सेंटेंस होगा आपने उसको अरेंज करना है, ठीक हो गया। और नीचे ऑप्शन में होगी उसकी करेक्ट अरेंजमेंट, तो आपने करेक्ट अरेंजमेंट उसकी सिलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों क्लैरिफाई द एरर, या फाइंड द एरर, या स्पॉट द एरर, या इसके अलावा एक सेंटेंस को डिसअरेंज फॉर्मेट में दिया होगा, आपने उसको रीअरेंज करना होगा, ठीक हो गया। मतलब जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट अरेंजमेंट उस सेंटेंस की होगी, आपने वो सिलेक्ट करनी होगी जो करेक्ट होगी। ओके, सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश कंपोजिशन के सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा, और अगर कोई चीज़ मुझसे रह जाती है और मुझे पता चलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। डाउन द रोड जब हम इसको आगे लेके चलेंगे फर्दर, तो जो चीज़ें नई मुझे मिलती जाएंगी जहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिए। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।